आइए आज एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं जिसकी जिसकी जड़ें दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक में गहराई तक ढसी हुई हैं। मेरा मतलब है हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों में। और ये सब प्राचीन इतिहास तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा स्थान भी है जो मध्यकालीन भारत में एक बहुत ही अभेद्य और विशाल किले के रूप में स्थापित हुआ था। बिल्कुल। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आज अपने उसी ऐतिहासिक धरातल पर खड़े होकर ये एक आधुनिक स्टील सिटी बन चुका है। मतलब शिक्षा और उद्योग का एक बहुत बड़ा पावर हाउस। हाँ, और आज के इस गहन अध्ययन में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों, भौगोलिक डेटा और कई महत्वपूर्ण तथ्यों के एक समूह का उपयोग कर रहे हैं। सही कहा। तो इस विस्तृत चर्चा का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें हरियाणा के हिसार जिले की परतों को खोलना है। ये समझना है कि कैसे इतिहास के पन्ने और भूगोल की जो कठोर चुनौतियां हैं और आधुनिक उद्योग के पहिए, हाँ, कैसे ये सब मिलकर किसी एक क्षेत्र की इतनी अनूठी और शक्तिशाली पहचान गढ़ते हैं। मुझे तो ये विषय सच कहूं तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। ये है भी। इस अध्ययन की शुरुआत करने के लिए जो स्रोत सामग्री हमारे सामने है, वास्तव में समय की एक बहुत लंबी और जटिल टाइमलाइन दिखाती है। अक्सर जब किसी स्थान का विश्लेषण होता है तो केवल एक पहलू उभर कर आता है। मतलब या तो सिर्फ उसका इतिहास या फिर उसका आज का स्वरूप, है ना? बिल्कुल। लेकिन हिसार के मामले में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सिर्फ एक भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ क्षेत्र नहीं है। इस जिले ने समय के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को न केवल देखा है बल्कि हर युग की चुनौतियों के अनुसार खुद को ढाला है। तो चलिए समय की इस यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब एकदम प्राचीन काल से। दस्तावेजों में हिसार जिले के अंदर एक ऐसी जगह का जिक्र है जो इतिहास के नजरिए से मतलब सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। राखीगढ़ी। हाँ, राखीगढ़ी। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा पुरातात्विक स्थलों में से एक है। सही बात है। क्योंकि अक्सर जब सिंधु घाटी की बात होती है तो दिमाग में तुरंत मोहनजोदड़ो या हड़प्पा का ही नाम आता है। लेकिन राखीगढ़ी का आकार और उसका जो विस्तार है वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हजारों साल पहले इस क्षेत्र में एक अत्यंत उन्नत और विशाल आबादी रह रही थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ केवल ईंटें या बर्तन नहीं मिले हैं। हाँ, एक पूरी तरह से नियोजित शहरी व्यवस्था। बिल्कुल, एक पूरी तरह से नियोजित शहरी व्यवस्था के साक्ष्य मौजूद हैं। राखीगढ़ी का ये विस्तार मानव इतिहास की हमारी समझ को एक नई दिशा देता है। इसका महत्व केवल इसके प्राचीन होने में नहीं है। तो फिर सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस समय की सभ्यता के केंद्र को पश्चिम से थोड़ा पूर्व की ओर स्थानांतरित करता है, यानी आज के हरियाणा की तरफ। अच्छा, तो मतलब सभ्यता का गुरुत्वाकर्षण केंद्र थोड़ा खिसक रहा था। हाँ, और जब कोई स्थल दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों की श्रेणी में आता है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि वहाँ की भूमि और पर्यावरण में एक विशाल आबादी का भरण पोषण करने की क्षमता थी। जाहिर है, मतलब वहाँ व्यापार होता होगा, कृषि की कोई बहुत ही उन्नत तकनीकें रही होंगी और एक जटिल सामाजिक ढांचा भी काम कर रहा होगा। राखीगढ़ी इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है कि हिसार की ये जमीन शुरुआत से ही मानव बस्तियों को आकर्षित करती रही है। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये एक संकेत है। कमाल है। मतलब ये क्षेत्र हमेशा से मानव सभ्यता के विकास का गवाह रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कैसा मोड़? अगर हम समय के पहिए को थोड़ा तेजी से आगे घुमाएं और प्राचीन काल से सीधे मध्यकालीन भारत की ओर आएं, तो दृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। स्रोत हमें 1354 ईस्वी के कालखंड में ले जाते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत का दौर था। बिल्कुल। इसी वर्ष दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की औपचारिक रूप से स्थापना की थी। मतलब एक खुली और व्यापारिक प्राचीन सभ्यता की जगह अब एक किलेबंद शहर ने ले ली थी। और इसके पीछे की असली वजह हिसार शब्द के शाब्दिक अर्थ में ही छिपी हुई है। वो कैसे? अगर इस शब्द की उत्पत्ति का विश्लेषण किया जाए तो हिसार मूल रूप से एक फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है किला या दुर्ग। तो नाम में ही किला है। हाँ, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस शहर की स्थापना मुख्य रूप से एक रणनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से की गई थी।
इस शासक ने यहाँ एक अत्यंत विशाल और मजबूत किले का निर्माण कराया। जैसे आज जहां तक मुझे याद है फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बिल्कुल सही। इस पैलेस कॉम्प्लेक्स के निर्माण से जुड़ी जानकारी भी काफी ध्यान खींचने वाली है। स्रोतों के अनुसार इस किले के निर्माण में पुरानी संरचनाओं और मंदिरों के पत्थरों और स्तंभों का भी इस्तेमाल किया गया था। हाँ, वास्तुकला के नजरिए से एक अहम बिंदु है। किले के अंदर लाट की मस्जिद और गुजरी महल जैसी इमारतें मौजूद हैं। और गुजरी महल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इसे फिरोज शाह ने अपनी एक स्थानीय प्रेमिका के लिए बनवाया था। जो ये दर्शाता है कि ये किला सिर्फ सैन्य छावनी नहीं था, ये शासक की व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह की महत्वाकांक्षाओं का केंद्र था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। देखिए, एक शासक द्वारा दिल्ली से दूर एक नई जगह पर इतना बड़ा किला बनाना और उसमें प्रशासनिक व आवासीय दोनों तरह की संरचनाएं खड़ी करना, ये एक बड़ा संकेत है। किस बात का संकेत? ये दर्शाता है कि दिल्ली सल्तनत के लिए उत्तर पश्चिम से आने वाले व्यापारिक मार्गों और संभावित आक्रमणकारियों पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी था। हिसार एक तरह से दिल्ली की रक्षा पंक्ति का एक बहुत मजबूत हिस्सा बन गया था। मतलब दिल्ली का एक सुरक्षा कवच। अब इतिहास की इस गहरी समझ के बाद उस जमीन और उस भूगोल की बात करते हैं जिस पर ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं घटी, जो कि समझना और भी जरूरी है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए अगर हम हरियाणा के नक्शे पर एक एक मानसिक रूपरेखा खींचें तो हिसार ठीक पश्चिमी हिस्से में बैठता है। इसके उत्तर में फतेहाबाद जिले की सीमाएं लगती हैं, दक्षिण में भिवानी जिला है और पूर्व की ओर जींद जिले का विस्तार है। लेकिन सीमाओं से ज्यादा जो बात सबसे अहम है वो है यहाँ की जलवायु। हाँ, भौगोलिक डेटा के अनुसार यह क्षेत्र मुख्य रूप से अर्धशुष्क जलवायु यानी सेमी एरिड क्लाइमेट वाला क्षेत्र है। और भूगोल ही वो असल कैनवस है जिस पर इतिहास रचा जाता है। यहाँ की अर्धशुष्क जलवायु इसे एक बहुत ही जटिल कैनवस बनाती है। मतलब पानी की कमी। हाँ, अर्धशुष्क जलवायु का सीधा सा अर्थ है पानी की सीमित उपलब्धता, अनियमित बारिश और मौसम में भारी चरम सीमाएं। यहाँ गर्मियां झुलसा देने वाली होती हैं और सर्दियां कंपा देने वाली। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। दिमाग में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर यहाँ की जलवायु इतनी कठोर है, पानी की इतनी कमी है और मौसम इतना चरम है, तो फिर राखीगढ़ी जैसी विशाल सभ्यता यहाँ कैसे पनपी? यही तो इस पूरे अध्ययन का सबसे आकर्षक बिंदु है। और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रणनीतिक राजधानी के लिए एक ऐसे सूखे क्षेत्र को क्यों चुना? क्या ये प्राकृतिक संतुलन के खिलाफ नहीं लगता? शुरुआत में ऐसा ही लगता है। कोई भी ये सोच सकता है कि एक अर्धशुष्क क्षेत्र में इतनी बड़ी सभ्यताएं कैसी टिक सकती हैं, लेकिन इसका उत्तर मानव की अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी और तकनीकी नवाचार में छिपा है। मतलब उन्होंने खुद को ढाल लिया। बिल्कुल। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने केवल एक किला ही नहीं बनवाया था, बल्कि उसने इस पानी की कमी वाले क्षेत्र में नहरों का एक जाल भी बिछाया था। ओहो, जल प्रबंधन। हाँ, जिसमें पश्चिमी यमुना नहर का प्रारंभिक स्वरूप शामिल था। अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें तो हम देखते हैं कि इस भूमि ने एक अर्धशुष्क क्षेत्र होने के बावजूद लगातार सभ्यताओं को बनाए रखा है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने सीमित संसाधनों का बेहतरीन प्रबंधन करना सीख लिया था। प्रकृति ने एक चुनौती दी और मानव बस्तियों ने जल प्रबंधन और कठोर परिश्रम से उसका उत्तर दिया। एकदम सटीक। चुनौतियों के बीच पनपने की ये भावना आज भी यहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और यहीं से हम अपनी चर्चा के अगले और शायद सबसे चौंकाने वाले खंड की ओर बढ़ते हैं। इतिहास और भूगोल से निकलकर जब हम आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो डेटा एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करता है। आधुनिक उद्योग की तस्वीर। जी, स्रोत बताते हैं कि हिसार को हरियाणा की स्टील सिटी कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध जिंदल स्टेनलेस कंपनी स्थित है। यह एक भारी भरकम औद्योगिक पहचान है। हरियाणा में न तो लोहे की खदानें हैं और न ही कोयले के बड़े भंडार, जो कि किसी भी स्टील उद्योग के लिए सबसे पहली जरूरत होते हैं। बिल्कुल। फिर भी हिसार का देश के प्रमुख स्टील उत्पादक केंद्रों में से एक बन जाना विशुद्ध रूप से उद्यमशीलता और मजबूत बुनियादी ढांचे का परिणाम है। मतलब कच्चा माल बाहर से आता है। हाँ, ये कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात के एक बहुत ही कुशल रसद या लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर निर्भर करता है।
ये शहर भारी औद्योगिकरण के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त गति प्रदान कर रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बार फिर से एक विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ ये चमकता हुआ भारी स्टील उद्योग है और दूसरी तरफ स्रोतों के अनुसार हिसार आज भी एक बहुत ही प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यहाँ की प्रमुख फसलों में गेहूं, कपास, बाजरा और सरसों का उल्लेख किया गया है। ये सच है। अब किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि बाजरा और सरसों तो समझ में आता है, ये कम पानी वाली फसलें हैं, अर्धशुष्क जलवायु के लिए एकदम सही हैं, लेकिन कपास और गेहूं जैसी फसलें जिन्हें अच्छे खासे पानी की आवश्यकता होती है, वे इस सेमी एरिड क्षेत्र में कैसे उगाई जा रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर आधुनिक सिंचाई प्रणालियों और कृषि विज्ञान के तालमेल में छिपा है। भाखड़ा नहर प्रणाली और अन्य सिंचाई परियोजनाओं ने इस अर्धशुष्क जमीन की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। फिर से वही बात, जल प्रबंधन का आधुनिक रूप। हाँ, बाजरा और सरसों जैसी फसलें प्रकृति के साथ सीधा सामंजस्य बिठाती हैं, जबकि गेहूं और कपास जैसी नकदी फसलें इस बात का प्रमाण हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक और नहरी पानी ने मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तो कमाल का नज़ारा होगा। एक ही जिले में दुनिया के बेहतरीन स्टेनलेस स्टील के कारखाने भी धधक रहे हैं और दूसरी तरफ लहलहाते हुए कपास और सरसों के विशाल खेत भी मौजूद हैं। ये कृषि और उद्योग का एक ऐसा संतुलन है जो अक्सर आसानी से देखने को नहीं मिलता। और यह संतुलन कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ढांचागत सहयोग काम कर रहा है, जो हमें इस चर्चा के ज्ञान और शिक्षा वाले पहलू की ओर ले जाता है, जो कि जिले की एक और बड़ी ताकत है। दस्तावेजों के अनुसार हिसार केवल खेतों और कारखानों का शहर नहीं है, बल्कि यह शिक्षा का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित केंद्र है। यहाँ स्थित विश्वविद्यालयों की सूची देखने लायक है, जैसे कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसे HAU कहा जाता है, जो एशिया के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी GJUST और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। इन संस्थानों की उपस्थिति का विश्लेषण करने पर एक बहुत ही तार्किक और रणनीतिक पैटर्न उभर कर सामने आता है। वो कैसे? सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और अब भारी उद्योगों पर टिकी है, वहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय और एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक साथ होना, ये एक बेहद प्रगतिशील कदम है। मतलब ये सिर्फ डिग्रियां नहीं बांट रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये कोई किताबी ज्ञान का केंद्र मात्र नहीं है, ये एक क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम की तरह काम करता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मतलब HAU की प्रयोगशालाओं में जो सूखे से लड़ने वाले बीजों की नई किस्में या कम पानी में खेती करने की जो तकनीकें विकसित होती हैं, वे सीधे हिसार के किसानों के खेतों तक पहुंचती हैं। हाँ, और इसी तरह पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय यहाँ के पशुपालन को एक वैज्ञानिक आधार देता है, ज्ञान को सीधे जमीन पर लागू किया जा रहा है। और दूसरी तरफ GJUST जैसे संस्थान उस तकनीकी और इंजीनियरिंग वर्कफोर्स को तैयार कर रहे हैं जिसकी जरूरत यहाँ के बढ़ते स्टील उद्योग और आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र को है। ये तो शिक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था के बीच का एक आदर्श तालमेल है। विश्वविद्यालय यहाँ इस जिले की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये सच में एक ऐसा मॉडल है जहाँ जहाँ शोध और जमीनी हकीकत आपस में हाथ मिला रहे हैं। खैर, अब इस शहर के इस कठोर ऐतिहासिक और औद्योगिक आवरण से थोड़ा बाहर निकलते हैं, पर्यटन की ओर चलते हैं। हाँ, इसके सांस्कृतिक और पर्यटन के पहलू पर नजर डालते हैं। स्रोतों में पर्यटन के लिहाज से 3 प्रमुख स्थानों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जो इस शहर की विविधता को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। अग्रोहा धाम, ब्लूबर्ड लेक और फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स। ये तीनों स्थान अपनी प्रकृति में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, और यही भिन्नता हिसार की संस्कृति को गहराई प्रदान करती है। जैसे अगर हम अग्रोहा धाम की बात करें तो ये केवल एक मंदिर परिसर नहीं है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार अग्रोहा को अग्रवाल समाज का उद्गम स्थल माना जाता है। ये प्राचीन आस्था, समुदाय की जड़ों और एक भव्य वास्तुकला का प्रतीक है। दूसरी तरफ फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स है, जिसकी हमने पहले चर्चा की। ये सीधे तौर पर मध्यकालीन शक्ति सल्तनत काल की वास्तुकला और एक किलेबंद शहर की कहानियों को आज भी अपने पत्थरों में संजोए हुए हैं। और इन दोनों ऐतिहासिक और धार्मिक ध्रुवों के बीच स्थित है ब्लूबर्ड लेक। ये आधुनिक शहरी विकास और पर्यटन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो ये बताता है कि एक शहर जो अपने इतिहास और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है,
वो आधुनिक जीवन शैली, फुर्सत के पलों और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति भी उतना ही जागरूक है। सांस्कृतिक नजरिए से हिसार एक ऐसा शहर है जो अतीत के बोझ तले दबा नहीं है, बल्कि उस अतीत को सहेजते हुए आज के आधुनिक जीवन का भी आनंद ले रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोया जाए, तो जानकारी को समेटने के लिए एक त्वरित रिकैप करते हैं। एक बहुत ही स्पष्ट और भव्य तस्वीर सामने आती है। चलिए इस जानकारी को समेटते हैं। स्थापना वर्ष 1354 ईस्वी और संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी और प्रमुख शिक्षण संस्थान HAU और GGSUS। शानदार। हमने देखा कि कैसे 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक सैन्य किले के रूप में स्थापित ये शहर राखीगढ़ी जैसी दुनिया की सबसे पुरानी और विशाल सभ्यताओं की नींव पर खड़ा है। और कैसे एक बेहद कठोर और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र ने न केवल अपने आप को बचाए रखा, बल्कि उन्नत जल प्रबंधन से खुद को हरा भरा भी किया। और अंततः कैसे ये ऐतिहासिक जमीन आज विशाल ज्ञान के केंद्रों के दम पर कृषि क्रांति और भारी स्टील उद्योग का एक साथ नेतृत्व कर रही है। ये इतिहास के पन्नों से निकलकर भविष्य की ओर तेजी से बढ़ता हुआ एक शहर है। हिसार का यह गहन अध्ययन किसी भी जिज्ञासु मन के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ जाता है। यह केवल कुछ ऐतिहासिक तिथियों या भौगोलिक आंकड़ों का संकलन भर नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह मानव बस्तियों के विकास, उनके संघर्ष और उनकी सफलता की एक जीवंत केस स्टडी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे मनुष्य समय और प्रकृति की चुनौतियों के अनुसार खुद को लगातार ढालता है। और इसी संदर्भ में आज की इस चर्चा का अंत एक ऐसे विचार के साथ करना उचित होगा जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। राखीगढ़ी की उन प्राचीन पक्की ईंटों से लेकर आज की चमकती हुई आधुनिक स्टील सिटी तक हिसार ने हमेशा खुद को समय की मांग के अनुसार बदला है। ये बात तो पूरी तरह से साबित हो चुकी है। ऐसे में ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि एक अर्धशुष्क जलवायु वाला ये क्षेत्र, जिसने सदियों से पानी की कमी और मौसम की मार झेल कर भी खुद को आबाद रखा है, और जहां आज कृषि और विज्ञान दोनों पर इतने बड़े पैमाने पर शोध हो रहा है, हाँ, क्या वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकता है? बिल्कुल। क्या वह भविष्य में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी दुनिया को कोई नया सर्वाइवल मॉडल दे सकता है? क्या अतीत में संघर्ष करके उभरने की जो क्षमता इस मिट्टी में रही है, वही क्षमता भविष्य के वैश्विक संकटों का समाधान भी बन सकती है? यह निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारोत्तेजक प्रश्न है। जिस जमीन ने हजारों सालों के बदलावों को सिर्फ सहा ही नहीं, बल्कि उन पर विजय पाई है, उसके पास भविष्य की पीढ़ियों को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। सही कहा। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषणात्मक सफर को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत चर्चा को सुनने वाले हर जिज्ञासु मन का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही नए, जटिल और ज्ञानवर्धक विषयों की परतों को खोलते रहेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और इन अनकही कहानियों पर विचार करते रहिए। धन्यवाद।